हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास। और पॉलिटी की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे दोस्तों, जो आपके 2025 और 2026 में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 एमसीक्यू को कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा, आखिरी तक जरूर देखिएगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। यदि सेशन पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोटेशन वाइज आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और उसी क्रम में हम लोग करने वाले हैं आज पॉलिटी की क्लास। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1945। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है। जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और 15 अगस्त 1947 को आप सभी जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पर हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। और नई दिल्ली में संविधान भवन में यह पहली बैठक आयोजित किया गया था। इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो कि सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है हमारे संविधान के प्रस्तावना का अंग बन गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 24वें संविधान संशोधन के द्वारा या 52वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है दोस्तों। कब हुआ है? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 के इस संशोधन ने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अगला है कि भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या रूस? भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। देखिए, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है और यह प्रावधान जो है ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता का अर्थ क्या है दोस्तों? भारत के सभी नागरिक देश के नागरिक होते हैं, न कि किसी विशेष राज्य के नागरिक। इसका मतलब है कि पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता है और किसी भी भारतीय नागरिक के पास अलग से राज्य की नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला कर लीजिए।
अगला है राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है? प्रत्यक्ष चुनाव, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, साधारण बहुमत या खुला मतदान। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एसटीवी अपनाई जाती है, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित होती है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। चलिए अगला कर लीजिए। अगला क्या है? अगला है भारत में मौलिक अधिकार किस भाग में है? देखिए, भाग 1 में क्या दिया गया है? संघ एवं राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जबकि भाग 4 में डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है। नीति निर्देशक तत्व का यहां पर प्रावधान किया गया है। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जान लीजिए कि ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है, किन किन अनुच्छेदों में रखा गया है, तो याद रख लीजिएगा कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। भारतीय संविधान लागू होने के समय कितने अधिकार थे? तो आप कहिएगा कि 7 मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए गए थे। लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 31 में था, को हटा दिया गया। अब यह कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? ये कानूनी अधिकार है और इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत रखा गया है। इसमें समानता की अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और अंत में 6ठा अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे कहाँ जा सकता है? तो अदालत में जा सकता है। अदालत मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, किसी में भी वह जा सकता है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड, अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या फ्रांस? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में है और 36 से 51 तक में इसका प्रावधान किया गया है। इसके उद्देश्य की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये सिद्धांत नॉन जुडिशियल है, जिसका अर्थ क्या है? इन्हें सीधे तौर पर अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, फिर भी इस सरकार के लिए नीतियां और कानून बनाने के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। एक किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आइए अगला कर लेते हैं। देखिए, संघ सूची में कितने विषय हैं? 52, 66, 97 या 100? संघ सूची में कितने विषय हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 100 विषय हैं। 7वीं अनुसूची
यहाँ पर 7वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं तो इनमें 3 सूचियों को शामिल किया गया है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आते हैं। संघ सूची के विषय पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, जबकि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय दिए गए हैं। इसके अलावा अवशिष्ट विषय होते हैं। अवशिष्ट विषय होते हैं जिन विषयों का वर्णन न तो संघ सूची में, न तो राज्य सूची में, न ही समवर्ती सूची में होती है, उन विषयों को अवशिष्ट विषय कहा जाता है और इस पर कानून बनाने का हक जो है केंद्र सरकार को है। आइए अगला सवाल कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा किया जाता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 का 2 याद रख लीजिएगा कि इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद संभालते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है तो कहिएगा कि अनुच्छेद 52 में है। देखिए अगला सवाल क्या है? संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य किस भाग में है? भाग 3 में क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। भाग 4 में क्या दिया गया है? डीपीएसपी दिया गया है, डीपीएसपी। भाग 4A में मूल कर्तव्य दिया गया है, जबकि भाग 5 किससे संबंधित है? तो ये संघ से संबंधित है। क्लियर? तो मूल कर्तव्य का वर्णन यहाँ पर हमें भाग 4 के ए में दिखाई देता है। देखिए, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य यदि आपसे पूछा जाए तो आप जवाब दीजिएगा कि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे, यानी कि 0 मौलिक कर्तव्य थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन मूल अधिकारों को शामिल किया गया था और भाग 4A अनुच्छेद 51A में इसका प्रावधान कर दिया गया था। इसमें 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य नागरिकों में जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। चलिए अगला कर लीजिए। देखिए अगला सवाल क्या है मित्रों? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा या सांसद? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लीजिए। अगला कर लीजिए दोस्तों, क्या है? संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति या राष्ट्रपति? देखिए, संसद का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। संसद का संयुक्त सत्र
बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी विधेयक पर यदि गतिरोध हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए अगला कर लीजिए। महाभियोग की प्रक्रिया किसके विरुद्ध चलाई जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? देखिए महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के अनुसार। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के विरुद्ध चलाई जाती है अनुच्छेद 61 के तहत। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। चलिए अगला कर लीजिए। यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष? मेरे प्यारे मित्रों फटाफट आंसर कीजिएगा। यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष होता है। देखिए संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु पूरे होने तक होता है। ठीक है। और यह प्रावधान जो है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत लाया गया है? तो अनुच्छेद 316 के तहत लाया गया है। अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकारों के अधीन अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। चलिए और दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लग रहा है जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। संविधान का कौन सा भाग चुनाव से संबंधित माना जाता है? भाग 11, भाग 14, भाग 15 या भाग 18? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि संविधान का भाग 15 जो है चुनाव से संबंधित माना जाता है। देखिए संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 हमारे देश में निर्वाचन प्रणाली के संबंध में प्रावधान करता है। अगला क्या है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कैबिनेट? देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे मित्रों। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 148 के तहत किया जाता है। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का यह प्रमुख होता है और केंद्र और राज्य सरकारों के खातों की लेखा जोखा का ये रिकॉर्ड रखता है। चलिए दोस्तों पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा? मैं समझता हूं दोस्तों कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में इतिहास के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।